हेलो गाइस, मेरा नाम है शिल्पा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। यानी कि हज़ारों सालों में हमारी सोसाइटी में जितने भी चेंजेस हुए हैं उनको कैसे ट्रेस किया जाता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है टेक अ लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। तो ये रहा हमारा मैप 1 जिसमें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दिखा रखा है, और ये रहा हमारा मैप 2, इसमें भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दिखा रखा है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो मैप 2 है उस वो हमारे आज के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है उससे ज़्यादा मैच हो रहा है, लेकिन ये जो मैप 1 है वो आज के टाइम पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है उससे ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है। देखते हैं कि यहाँ मैप 1 के बारे में क्या लिख रखा है। तो इन्होंने लिखा है कि ये जो मैप 1 है ये वर्ल्ड मैप का एक सेक्शन है जिसको कि जोग्राफर अल इदरीसी ने जो है 12th सेंचुरी में बनाया था। और इस मैप में जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लैंड से सी की तरफ दिखा रखा है। तो ये जो मैप 1 है इसमें जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लैंड से सी की तरफ दिखा रखा है, लेकिन ये अभी हमें समझ नहीं आएगा क्योंकि ये मैच नहीं करता है आज के टाइम के मैप से। और जो सेकंड मैप यहाँ पे दे रखा है उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो मैप है इसको अर्ली 18th सेंचुरी में ग्यूलोम डी आइले ने अपने एटलस नूवो में दे रखा है। इसके बाद इन दोनों मैप्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो मैप 1 है इसको जो है 1154 सीई या फिर 1154 एडी में जो है अरब जोग्राफर अल इदरीसी द्वारा बनाया गया था। और इन्होंने जो है एक वर्ल्ड मैप बनाया था उसका एक सेक्शन जिसमें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिटेल में दिखा रखा है, उसकी पिक्चर यहाँ पे इस फोटो में लगाई गई है। और ये जो मैप 2 है इसको जो है 1720s में जो है फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा बनाया गया था। और जो ये कार्टोग्राफर होते हैं ये वो पर्सन होते हैं जो कि मैप बनाते हैं। और ये जो दोनों मैप हैं ये एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ये जो है सेम ही एरिया के मैप बनाए गए हैं। और ये जो अल इदरीसी का मैप है इसमें जो साउथ इंडिया वाला रीजन है उसको आज के टाइम पे जहाँ पे नॉर्थ इंडिया होता है वहाँ पे दिखाया गया है। मतलब कि नॉर्थ इंडिया के प्लेस पे इस साउथ इंडिया दिखाया गया है अल इदरीसी के मैप में। और जो श्रीलंका है, श्रीलंकन आइलैंड जो है उसको टॉप पे दिखाया गया है, जबकि श्रीलंकन आइलैंड जो है वो साउथ रीजन में आता है। और जो अल इदरीसी के मैप में जो प्लेसेस के नेम लिखे गए हैं वो अरेबिक में लिखे गए हैं। साथ ही जो अल इदरीसी का मैप है उसमें एक प्लेस दिखा रखा है जो कि प्रेजेंट डे यूपी में आता है जिसका नाम है कन्नौज, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि अरेबिक में लिखा हुआ है। और ये जो मैप 2 है इसको जो है मैप 1 के बनने के 600 साल बाद बनाया गया था, क्योंकि इसको 600 साल बाद बनाया गया था। जो उस टाइम पे कार्टोग्राफर्स होते थे मैप बनाने वाले, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो चुकी होती है, उनको जो है सब कॉन्टिनेंट के बारे में ज़्यादा क्लियरली पता होता था पहले के टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए जो मैप 2 है वो ज़्यादा क्लियर है एज़ कम्पेयर टू मैप 1 से। और ये जो मैप 1 है ये हमें ज़्यादा फेमिलियर लगता है क्योंकि इसको बनाने के टाइम पे जो कार्टोग्राफर्स थे उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रही होगी। और जो मैप 2 है उसमें कोस्टल एरियाज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखा रखा है, क्योंकि ये जो मैप था 2 इसको यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स जो कि वेस्ट से जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आया करते थे वो अपनी वॉयजेस में इस मैप का यूज़ किया करते थे, इसलिए जो है कोस्टल एरियाज़ को ज़्यादा डिटेल में दिखा रखा है। साथ ही में यहाँ पूछा है कि जो इंटीरियर एरिया है सब कॉन्टिनेंट का क्या उसको भी उतनी ही डिटेल में दिखा रखा है जितना कि कोस्टल एरिया को दिखा रखा है। तो इस चीज़ को देखने के लिए जो है हमें रिवर गंगा के कोर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो और इन दोनों चीज़ों को देख के हमें ये बताना पड़ेगा कि जिस एक्यूरेसी और डिटेल के साथ जो है इनलैंड कोस्टल एरिया को दिखा रखा है क्या उतनी ही एक्यूरेसी के साथ जो है इनलैंड के एरिया को दिखा रखा है। तो ये देखकर आप बता सकते हैं। इसके बाद ये जो दोनों मैप हैं ये इतने ज़्यादा डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि इनको दो डिफरेंट टाइम पीरियड में बनाया गया था। जो मैप 2 था वो 600 साल बाद बना था, और इन दोनों टाइम पे जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी थी, मैप बनाने की जो विज्ञान थी वो अलग अलग हुआ करती थी। और उस टाइम पे जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे वो किसी उस टाइम पे क्या इस टाइम पे भी अभी भी जो हिस्टोरियंस होते हैं वो किसी भी डॉक्यूमेंट या मैप या टेक्स्ट को रीड करते हैं
तो वो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट पे, उसके कंटेक्स्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और वो इसलिए ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि टाइम के साथ जो है वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है और उनके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। आगे जो है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में बता रखा है। टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है शब्दावली। अगर किसी भी कंटेक्स्ट में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो वो जो इन्फॉर्मेशन का कंटेक्स्ट है वो टाइम के साथ चेंज हो जाता है, तो क्या उसकी लैंग्वेज और जो उसका मीनिंग होता है इन्फॉर्मेशन का, क्या वो भी चेंज हो जाते हैं? तो जो हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो हमें डिफरेंट वैरायटी की लैंग्वेजेस में मिलते हैं। और ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती हैं। जैसे कि आज के टाइम पे जो मॉडर्न पर्शियन है वो मेडिवल पर्शियन से एकदम डिफरेंट है। क्योंकि जो मॉडर्न पर्शियन में जो ग्रामर और वोकेबलरी है वो मेडिवल पर्शियन से डिफरेंट है। सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी ही नहीं, जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी जो है टाइम के साथ चेंज हो चुके हैं। इसलिए जो हिस्टोरियन किसी भी डॉक्यूमेंट, मैप या टेक्स्ट को जब वो पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो लैंग्वेज से ज़्यादा जो है वो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और टेक्स्ट पर ध्यान देते हैं, ताकि वो जो है उस लैंग्वेज का जो है डिफरेंट मीनिंग ना निकाल लें। इसी बात को समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें कि टर्म हिंदुस्तान के बारे में दिखा रखा है। तो ये जो टर्म हिंदुस्तान है जिसको कि आज के टाइम में हम इंडिया को एज अ नेशन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको जो है 13th सेंचुरी में मिन्हाज ई सिराज, जो कि पर्शियन में लिखा करते थे, उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड को जो है पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया था, पंजाब हरियाणा के साथ साथ गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया था, उसको जो है डिनोट करने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था। और ये जो टर्म इन्होंने यूज़ की थी इसको इन्होंने पॉलिटिकल सेंस में यूज़ किया था। मतलब कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जितना भी उस टाइम पे एरिया आता था उसको दिखाने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था। जैसे जैसे उस टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत का एरिया जो एक्सटेंड होता था, वैसे ही इस टर्म के अंडर जो एरिया आता था वो भी शिफ्ट होता था। लेकिन जो साउथ इंडिया वाला एरिया है उसको कभी भी इस टर्म के अंडर नहीं लाया गया था। और इसके अपोजिट जो बाबर था उसने जो है 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी, यहाँ पे रहने वाले पशु पक्षियों और यहाँ पे रहने वाले लोगों के जो है कल्चर को डिनोट करने के लिए या फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो है हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था। और जो बाबर हैं उनकी तरह ही जो है 14th सेंचुरी में एक पोइट थे अमीर खुसरो, उन्होंने जो है हिंद वर्ड का यूज़ जो है इंडिया को एज अ जोग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी के रूप में दिखाने के लिए किया गया था। ये सब लोग जो है इन जो जितने भी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, हिंद, हिंदुस्तान, ये सब जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले रीजन में जितनी भी जोग्राफी, कल्चर, यहाँ के फोना, जितने भी पशु पक्षी आते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आज आज के टाइम पे हम इंडिया, हिंदुस्तान या भारत को वर्ड जो है हम इंडिया को एज अ नेशन दिखाने के रूप में करते हैं, ये वैसे नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ उनको इंडिया को एज अ जोग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी के रूप में दिखाने के लिए ही कर रहे थे। इसलिए जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे उनको किसी भी टर्म का यूज़ करने से पहले केयरफुल होना पड़ता था, क्योंकि उस टर्म का पास्ट में जो है कुछ और मीनिंग हो सकता है। इसका एग्जांपल देते हुए हमें यहाँ पे एक टर्म दी गई है फॉरेनर, जिसका जिसका यूज़ हम आज के टाइम पे जो है उन आदमियों को दिखाने के लिए करते हैं जो कि इंडियन नहीं होते हैं। लेकिन मेडिवल पीरियड में ये जो फॉरेनर वर्ड था ये स्ट्रेंजर्स को दिखाने के लिए यूज़ होता था, चाहे वो स्ट्रेंजर जो है किसी दूसरे विलेज का, किसी दूसरी सिटी का या सेम कंट्री में किसी भी एरिया का हो। जैसे कि अगर एक विलेज के लोग दूसरे विलेज के लोग को नहीं जानते हैं तो वो दूसरा आदमी जो होगा उनके लिए स्ट्रेंजर होगा। अगर कोई भी इंसान जो है उस सोसाइटी या कल्चर का पार्ट नहीं है और वहाँ के लोग उसको नहीं जानते हैं, वो उनके लिए फॉरेनर होता था। और हिंदी में जो है इस फॉरेनर वर्ड के लिए एक वर्ड था परदेसी, और पर्शियन में जो है अजनबी वर्ड का यूज़ जो होता था फॉरेनर को दिखाने के लिए। तो एक सिटी ड्वेलर, जो सिटी में रहने वाला इंसान है,
उसके लिए फॉरेस्ट ड्वेलर, जंगल में रहने वाला इंसान जो है वो फॉरेनर हो सकता था, चाहे वो सेम ही एरिया में रहते हों। लेकिन अगर कोई दो पीजेंट हैं जो कि एक ही विलेज में रहते हैं, अगर एक ही विलेज के दो किसान जो हैं, अगर वो डिफरेंट रिलीजन और कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होंगे, क्योंकि वो दोनों जो है सेम विलेज में रहते हैं और एक दूसरे को जानते भी हैं। इसमें सिर्फ उन लोगों को फॉरेनर्स बताया गया है जिनको कि हम नहीं जानते हैं। इसके बाद हिस्टोरियन और उनके सोर्सेस के बारे में बताया गया है। तो जो हिस्टोरियंस होते थे, वो किसी भी पीरियड को स्टडी करने के लिए जो है डिफरेंट टाइप के सोर्सेस का यूज़ करते थे। और ये सोर्सेस कैसे होते होंगे, ये उस बात पे डिपेंड करता था कि वो किस पीरियड को स्टडी करने वाले हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन का नेचर कैसा होगा। जैसे कि हमने लास्ट ईयर 6th क्लास में जो है गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस बुक में जो है हम 700 से 1750 का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस पीरियड को जो कि 700 से 1750 तक का है, इसको स्टडी करने के लिए हम जिन भी सोर्सेज का यूज़ करेंगे वो उन सोर्सेज से मैच होते हैं जो कि हम गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के पीरियड को स्टडी करने के लिए किया करते थे। उनकी उसी टाइम के हिस्टोरियंस की तरह ये हिस्टोरियंस भी जो हैं कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेंगे, जैसे कि पहले के टाइम के किया करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है एक डिसकॉन्टिन्यूटी भी नोटिस की गई है, क्योंकि जो नंबर और वैरायटी है टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की, वो पहले के टाइम पे इस टाइम पीरियड की जो है ज़्यादा अवेलेबल है। इसके कारण जो है इन टेक्सचुअल रिकॉर्ड के अलावा जो दूसरे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज अवेलेबल थे उनका यूज़ जो है वो कम हो गया। और इस टाइम पीरियड में जो पेपर था वो एकदम सस्ता हो गया था। अब यहाँ पे जो है दो सिनेरियो दिखा रखे हैं और उनको कंपेयर करने के लिए बोला गया है। पहले सिनेरियो में जो है एक 13th सेंचुरी के स्कॉलर हैं जो कि एक बुक को जो है कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो है इनफ पेपर नहीं है। इसलिए जो है वो अपनी एक मैन्युस्क्रिप्ट को जो है धो देते हैं और फिर उसको ड्राई करके जो है अपनी बुक को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरे सिनेरियो में जो कि इसके 1 सेंचुरी बाद का है, उसमें दिखा रखा है कि अगर आप किसी भी मार्केट से फूड खरीदते हैं तो आप इतने लकी हैं कि आपको शॉपकीपर जो है इस उस फूड को जो है एक पेपर में रैप करके देगा। तो आप बताइए कि पेपर जो है कब 13th या 14th सेंचुरी में कब एक्सपेंसिव था और ईजिली अवेलेबल था। अब जैसे कि हमने पढ़ा 700 से 1750 के पीरियड में जो है पेपर जो है वो सस्ता हो गया था। और अब जो है लोग जो है पेपर को जो है होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, इन सब चीज़ों को लिखने के लिए करते थे। और साथ ही में जो पिटिशंस हुआ करती थी, जुडिशियल रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस हुआ करते थे, इन सब चीज़ों को जो है अब पेपर पे लिखा जाने लगा था। और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी उनको जो है वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स, इन सभी के द्वारा जो है मैन्युस्क्रिप्ट को जो है कलेक्ट करके जो है लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में रखा जाता था। ये जो आर्काइव्स होते हैं ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट को स्टोर करके रखा जाता है। और जैसे कि आज की हमारी जो नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनके अपने आर्काइव्स होते हैं जिनमें कि वो अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन को स्टोर करके रखते हैं। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये हमारे हिस्टोरियंस को बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट क्यों होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब उस टाइम पे जो है प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, इसलिए जो स्क्राइब्स होते थे, स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो कि लिखना जानते हैं। तो ये जो स्क्राइब्स हुआ करते थे ये अपने हाथों से मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया करते थे। अगर आपने कभी किसी अपने फ्रेंड्स के होमवर्क को कॉपी किया है तो आप ये जानते होंगे कि ये कोई सिंपल एक्सरसाइज नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे फ्रेंड्स की हैंडराइटिंग है उसको हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसके डिज़ाइन को, लैंग्वेज अल्फ़ाबेट के डिज़ाइन को गैस करके लिख देते हैं। और इसी कारण से जो है हमारे फ्रेंड और हमारी कॉपी में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और ऐसे ही जब मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया जाता था
जो स्क्राइब्स हुआ करते थे उनसे भी वर्ड्स और सेंटेंसेस में स्मॉल स्मॉल चेंजेस हो जाया करते थे। जब सदियों तक इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया जाता था तो ये जो स्मॉल चेंजेस होते थे ये बहुत बड़े हो जाते थे। अब यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और इन स्क्राइब्स की इन छोटी छोटी वर्ड्स और सेंटेंसेस में गलतियों की वजह से एक सीरियस प्रॉब्लम जो है आज के टाइम पे हो चुकी है कि हमें किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट के की जो है ऑथर्स की ओरिजिनल कॉपी जो है वो नहीं मिल पाती है। हम जो है टोटली उन कॉपीज पे डिपेंड करते हैं जिनको कि लेटर स्क्राइब्स के द्वारा जो है कॉपी किया गया था। इसीलिए जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको एक ही मैन्युस्क्रिप्ट के डिफरेंट वर्जन्स को पढ़ना पड़ता है ताकि वो ये समझ सकें कि इस जो मैन्युस्क्रिप्ट में ओरिजिनली ऑथर के द्वारा क्या लिखा गया होगा। इसके अलावा उस टाइम पे जो ऑथर हुआ करते थे वो टाइम टू टाइम अपने जो क्रॉनिकल्स हुआ करते थे उसको खुद भी रिवाइज किया करते थे। यहाँ पे जो है एक 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बताया है जिन्होंने कि अपनी फर्स्ट क्रॉनिकल जो है 1356 में लिखी थी और इसके 2 साल बाद ही उन्होंने सेम क्रॉनिकल का अनदर वर्जन जो है 2 साल बाद लिखा था। और ये जो दोनों वर्जन थे ये एक दूसरे से अलग थे, लेकिन जो हमारे हिस्टोरियन थे उनको 1960 से पहले फर्स्ट वर्जन के बारे में नहीं पता था क्योंकि ये वाला वर्जन जो है लाइब्रेरीज के लार्ज कलेक्शन में खो गया था। और यहाँ पे जो है 2 डिफरेंट हैंड राइटिंग्स दी रखी हैं और उनके बारे में बताया गया है। डिफरेंट टाइप की हैंड राइटिंग होने के कारण जो है पर्शियन और अरेबिक को पढ़ना जो है वो डिफ़िकल्ट हुआ करता था। जो लेफ़्ट साइड में दे रखी है वो नेस्टलिक स्टाइल है जिसको कि कर्सिव में लिखा जाता है और वो जो है पढ़ने में इजी होती है। और जो राइट साइड में लिखी गई है वो शिकस्ते स्टाइल है, ये जो है ज़्यादा डेंसर होती है और इसको पढ़ना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। इन्हीं डिफरेंट लैंग्वेजेस के हैंड राइटिंग के स्टाइल के कारण जो स्क्राइब्स होते थे वो गलतियां कर देते थे। यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है एक पेंटिंग दिखा रखी है। इस पेंटिंग में जो है एक स्क्राइब को दिखाया गया है जो कि एक मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी कर रहा है और इस पेंटिंग का साइज जो है वो 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर है। और इसी स्मॉल साइज के कारण इन पेंटिंग्स को जो है वो मिनिएचर पेंटिंग बोला जाता था। और ये जो मिनिएचर पेंटिंग होती थी ये मैन्युस्क्रिप्ट को इलस्ट्रेट या फिर उनको दर्शाने के लिए यूज़ की जाती थी। और ये जो मिनिएचर पेंटिंग हुआ करती थी ये इतनी ब्यूटीफुल हुआ करती थी कि लेटर कलेक्टर्स जो थे वो इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट से अलग करके जो है अलग से बेचने लगे थे। तो ये हो गया हमारा मिनिएचर पेंटिंग और हैंड राइटिंग स्टाइल के बारे में। इसके आगे जो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में बताया गया है। ये जो 700 से लेके 1750 के बीच का जो टाइम पीरियड है इसको स्टडी करना जो है हिस्टोरियन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि इस टाइम पे जो है बहुत लार्ज स्केल पर और वो बहुत ज़्यादा वैरायटी के डेवलपमेंट्स हुए थे इस पीरियड में। इस पीरियड में जो है अलग अलग टाइम पे जो है नई नई टेक्नोलॉजीज अपेयर हुए हैं जैसे कि पर्शियन व्हील जो है इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील वीविंग के लिए और फायर आर्म्स जो है वो कॉम्बैट के लिए इस पीरियड में आ रहे थे। साथ ही नए फूड जैसे कि पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी ये भी जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट में आ रहे थे। और ये सब चीज़ें जो हैं उन लोगों के साथ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ रही थी जो कि वर्ल्ड के दूसरे एरिया से आ रहे थे। और इन चीज़ों के अलावा क्रॉप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के अलावा जो है ये लोग अपने साथ जो है नए नए आइडियाज़ भी लेके आते थे। इसी कारण जो है इस पीरियड में जो है बहुत सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस हुए हैं। और ये जो पीरियड है ये ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड भी है क्योंकि इस टाइम पे जो लोग थे वो लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करने के लिए। क्योंकि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसके पास जो है इमेंस वेल्थ हुआ करती थी और बहुत सारी पॉसिबिलिटी थी जिससे कि लोगों का जो है भाग्य बदल सकता था। और इस टाइम पीरियड पे जो है एक ग्रुप था पीपल्स का जो जिनको कि राजपूत बोला जाता था वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गए थे। और ये जो राजपूत वर्ड था ये एक राजपुत्र वर्ड से डिराइव हुआ था जिसका मतलब होता है सन ऑफ अ रूलर।
8th और 14th सेंचुरी के बीच में जो है ये राजपूत टर्म जो है उन लोगों के लिए अप्लाई की जाती थी जो कि वॉरियर्स का ग्रुप हुआ करता था, और ये ग्रुप जो हुआ करता था वॉरियर्स का, ये खुद को क्षत्रिय कास्ट का क्लेम करते थे। तो उस टाइम पे जो जो वॉरियर्स का ग्रुप खुद को क्षत्रिय कास्ट का क्लेम करते थे उनके लिए राजपूत वर्ड यूज किया जाता था। इसके आगे जो है पर्शियन व्हील की एक पिक्चर लगा रखी है। तो ये रहा पर्शियन व्हील जो कि उस टाइम पे इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था। और ये जो राजपूत टर्म थी ये सिर्फ रूलर्स और चीफ्स के लिए ही यूज नहीं होती थी। उस टाइम पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में जितने भी मोनार्क्स होते थे उनके अंडर जो भी सोल्जर्स और कमांडर्स सर्व किया करते थे उनके लिए भी राजपूत टर्म का यूज किया जाता था। और जो इस टाइम पे पोइट्स और वार्ड्स हुआ करते थे वो ये बताते हैं कि इन जो राजपूत जो वॉरियर्स हुआ करते थे इनका एक अलग ही शिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट हुआ करता था, और इनके साथ जो है एक्सट्रीम वेलर और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी जैसी क्वालिटीज जुड़ी हुआ करती थी। इसके अलावा जो बाकी लोगों के ग्रुप हुआ करते थे उनमें जो है मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स, कयास्थे, इन सब के ग्रुप आया करते थे। यहाँ पे जो है एक टर्म दे रखी है हैबिटेट, जो कि किसी भी रीजन के इन्वायरमेंट उसमें रहने वाले लोगों के सोशल और इकोनॉमिक लाइफस्टाइल को दिखाती है। तो ये जो हैबिटेट वर्ड है ये किसी भी रीजन में रहने वाले जो लोग हैं उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको दिखाने के लिए हैबिटेट वर्ड यूज़ किया जाता है। अब ये जो पीरियड था 700 से 1750 का, इस पीरियड में जो है बहुत सारे ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं जिनमें कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा था। फॉरेस्ट को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा था ताकि जो एग्रीकल्चर लैंड होती थी उसको एक्सटेंड किया जा सके। और ये जो फॉरेस्ट काटे जा रहे थे ये बहुत सारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी कि जंगल में जो लोग रहते हैं उनका हैबिटेट हुआ करते थे। लेकिन जंगलों की कटाई के बाद जो है इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जो है अपना हैबिटेट चेंज करना पड़ा, और जो ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हुआ करते थे इन्होंने जो है कुछ ने जो है खेतों को जोतना स्टार्ट कर दिया, कुछ पीजेंट बन गए, और इससे जो है एक नए पीजेंट का ग्रुप जो है वो सोसाइटी में आया। और ये जो नए पीसेंट का ग्रुप हुआ करता था ये उस टाइम पे जितनी भी रीजनल मार्केट्स हुआ करती थी, प्रीस्ट हुआ करते थे, चीफ्स हुआ करते थे, मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, टेम्पल्स हुआ करते थे, ये सब चीज़ें जो है इन नए फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जो कि पीसेंट बन चुके थे इनको जो है इन्फ्लुएंस करने लगी। इसी इन्फ्लुएंस के कारण ये जो पीसेंट थे, नए पीसेंट, ये जो है लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ का पार्ट बनते गए, और ये जो है बाकी लोगों की तरह जो है टैक्स पे करने लगे, और अपने जो गुड्स और सर्विसेज का टैक्स जो है वो लोकल लॉर्ड्स को देने लगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो पीसेंट क्लास थी अब उसमें भी जो है इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि कुछ पीसेंट के पास जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड हुआ करती थी, कुछ के पास सिर्फ कैटल हुआ करते थे, और कुछ जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ साथ जो है आर्टिस्टिक वर्क भी किया करते थे। इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से जो है वो सोसाइटी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होने लगी, और पीपल को जो है, लोगों को जो है उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो है जातिस और सब कास्ट्स में रैंक किया जाने लगा, और ये जो रैंक हुआ करते थे ये परमानेंटली फिक्स नहीं हुआ करते थे। अगर किसी जाति के पास जो है एक एरिया में जो है ज़्यादा पावर और ज़्यादा रिसोर्सेस हैं तो वो उस एरिया में जो है वो ज़्यादा हायर रैंक पे हुआ करती थी। लेकिन अगर सेम जाति के पास दूसरे एरिया में जो है कम इन्फ्लुएंस और कम रिसोर्सेस और कम पावर है तो वो दूसरे एरिया में जो है वो लोअर रैंक पे हुआ करती थी। और ये जो जातिस हुआ करती थी ये अपने मेंबर्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो है अपने ही रूल्स और रेगुलेशंस बनाया करते थे, और इन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए असेंबलीज बनाई जाती थी एल्डर्स की, जिसको कि जाति पंचायत बोला जाता था। और ये जो जातिस होती थी इनको जो है विलेजेस के रूल भी फॉलो करने पड़ते थे, और ये जो विलेजेस होते थे बहुत सारे विलेजेस जो है एक ही चीफ के अंडर आते थे, और ये जो है एक स्मॉल ग्रुप बनाते थे स्टेट का। जातियों के बाद जो है रीजन और एम्पायर्स की बात की गई है। तो उस टाइम पे जो लार्ज स्टेट हुआ करते थे जैसे कि चोला, तुगलक और मुगल, इनके अंडर जो है बहुत सारा एरिया या फिर रीजन आया करता था।
यहाँ पे जो है एक संस्कृत की प्रशस्ति दे रखी है। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की भी प्रेज में लिखा गया कुछ भी। तो ये जो प्रशस्ति दे रखी है ये दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की है, जो कि एक वास्ट एम्पायर के रूलर हुआ करते थे। और इस प्रशस्ति में लिखा गया कि ये जो गयासुद्दीन बलबन थे, इनका एम्पायर जो है ईस्ट में बंगाल के गौड़, जिसको कि बंगाल को जो है उस टाइम पे गौड़ बोला जाता था, तो ईस्ट में बंगाल से लेकर जो है वेस्ट में अफगानिस्तान के गजनी तक था। और इसके इसके अलावा जो है इसके एम्पायर में जो है साउथ इंडियन द्रविड़ वाला रीजन भी आता था। साथ ही इस प्रशस्ति में ये भी बताया गया है कि जो गौड़ आंध्र और केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, इन रीजन के जितने भी लोग थे वो इस गयासुद्दीन बलबन की आर्मी के आगे जो है वो भाग जाते थे। अब यहाँ पे जो है एक मैप दिखाया गया है जिसको कि एक इजिप्शियन सोर्स से लिया गया है, जिसको कि सिहाबुद्दीन उमरी के मसील अल अकबर या फिर ममलिक अल अमसर से लिया गया है, जो कि एक इजिप्शियन सोर्स है। और इसमें जो है दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक की प्रोविंसेस को दिखाया गया है। तो इस मैप में जो है आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, कौन कौन सी प्रोविंसेस दिखाई गई हैं। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि गयासुद्दीन बलबन की एक प्रशस्ति में जो है उनकी तारीफ़ की गई थी कि उन्होंने कितना ज़्यादा रीजन कंट्रोल किया था। तो हिस्टोरियन की माने तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एग्जैजरेटेड क्लेम हुआ करते थे उनके। ऐसा उस टाइम पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं करता था। और सेम टाइम पे जो हिस्टोरियंस है वो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये रूलर्स जो उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल किया करते थे वो ऐसे क्लेम क्यों किया करते थे। शायद वो खुद को ज़्यादा ताकतवर दिखाने के लिए ऐसे क्लेम किया करते थे। अब आगे जो है 1318 में पोइट अमीर खुसरो ने कुछ चीज़ें नोट की थी, उनके बारे में वो बताते हैं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो है डिफरेंट रीजन पे, जो डिफरेंट रीजन है हमारी लैंड का, उस पर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, ये जो है साउथर्न कर्नाटका में बोली जाती हैं। तेलंगानी जो है आंध्र प्रदेश में, गुजरी जो है गुजरात में, माबारी जो है तमिलनाडु में, गौरी जो है बंगाल में। तो हर हमारे सब कॉन्टिनेंट में हर डिफरेंट एरिया में जो है डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। इसके अलावा जो है अमीर खुसरो बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज को नोटिस किया है जो कि संस्कृत है। और ये जो संस्कृत है ये एक ओल्ड लैंग्वेज है और इसको जो है सिर्फ ब्राह्मण जानते हैं। और जो कॉमन लोग हैं वो संस्कृत के बारे में नहीं जानते हैं, मतलब उसको बोलना नहीं जानते हैं या पढ़ना नहीं जानते हैं। साथ ही यहाँ बता रखा है कि अमीर खुसरो ने जितने भी लैंग्वेजेस के बारे में बताया उनकी एक आप लिस्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। बाय 1700 By 700, many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and culture characteristics। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि डिफरेंट रीजन की जो है डिफरेंट लैंग्वेज हुआ करती थी। तो इस टाइम पे जो है बहुत सारे जो एरिया होते थे उनके जो है डिफरेंट अपने ही जोग्राफिकल डायमेंशन तय हो चुके थे और साथ साथ ही उनकी जो कल्चर या फिर सांस्कृतिक विशेषताएं थी वो स्पष्ट हो गई थी। इसके बारे में और ज़्यादा हम जो है चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। इसके साथ ही लैंग्वेज और कल्चर के अलावा जो है ये जो एरिया हुआ करते थे ये स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी से भी एसोसिएट हो चुके थे। और ये जो रूलिंग डायनेस्टीज हुआ करती थी ये आपस में जो है एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहा करती थी। ये जो डायनेस्टी थी जैसे कि चोला, खलजीस, तुगलक, मुगल, इन्होंने जो है अपने अपने एम्पायर बना लिए थे जो कि पैन रीजनल एरिया पर डाइवर्स रीजन पर जो है फैल चुके थे। लेकिन ये जो एम्पायर हुआ करते थे ये ज़्यादा स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं हुआ करते थे। अब ये स्टेबल और सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ करते थे इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी यहाँ पे बता रखा है कि जो मुगल एम्पायर था उसका डिक्लाइन जो है 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो चुका था। तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ साथ ही जो है 18th सेंचुरी में जो है रीजनल स्टेट का री एमर्जेंस स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये जो बड़े बड़े एम्पायर इस
एरिया को, इन रीजन्स को जो पहले रूल कर रहे होते थे, जैसे कि मुगल एम्पायर या बाकी की डायनेस्टीज, तो ये जो बड़ी बड़ी डायनेस्टीज होती थी, इनके जो रूल्स और रेगुलेशंस और इनके जो सिस्टम चले हुआ करते थे, उनके कारण जो है इनके ये जो छोटे छोटे रीजन हुआ करते थे, इनका नेचर या फिर इनका जो करेक्टर हुआ करता था वो चेंज हो चुका होता था। इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं इन बड़े बड़े एम्पायर्स की जो कि इन रीजन्स को रूल की कर रहे होते थे, जो कि इन छोटे छोटे या फिर रीजन्स को जो है लेगेसी के रूप में मिलती हैं जब ये री एमर्ज होते हैं। तो इन हजारों सालों में 700 से 750 1750 के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसमें जितने भी रीजन्स जो हैं उनका करेक्टर जो है, उनका नेचर जो है वो आइसोलेशन में ग्रो नहीं हुआ होता है। बहुत सारे जो पैन रीजनल फोर्सेस होती हैं, जो जो बड़े बड़े अम्पायर्स इन रीजन्स को रूल कर रहे होते हैं, उनके जो उनके जो रूल्स रेगुलेशन, जिनका भी जो भी सिस्टम होता है उनका, उनकी छाप जो है इन रीजन्स पर पड़ी हुई होती है, और वो भी आइसोलेशन में नहीं, सभी की एक साथ पड़ी होती है जो भी इनको रूल कर रहे होते थे उस टाइम पे। इसके आगे जो है ओल्ड और न्यू रिलीजन की बात की गई है। हजारों सालों की हिस्ट्री जिसको कि हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसने जो है बहुत सारे रिलीजियस डेवलपमेंट को भी विटनेस किया हुआ है। इन रिलीजियस ट्रेडिशन में जो हैं लोग जो हैं वो अपने बिलीफ के बारे में बताते हैं। तो जो लोग होते हैं उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो कभी कभी जो है वो डीपली पर्सनल भी हो सकता है, और कभी कभी जो है वो कलेक्टिव भी हो सकता है। कलेक्टिव इस तरह से हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सेम ही रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो कलेक्टिव बिलीफ होता है, जब लोग जो हैं एक ही सुपरनेचुरल एजेंसी को मानते हैं, तो उस कलेक्टिव बिलीफ को जो है रिलीजन का नाम दे दिया जाता है। और ये जो लोगों का ग्रुप होता है जो कि एक ही सुपरनेचुरल एजेंसी या रिलीजन में बिलीव करते हैं, जैसे जैसे इनका सोशल वर्ड चेंज होने लगता है, वैसे ही इनके जो बिलीफ होते हैं वो भी चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी टाइम में जो कि 7 से 1750 का टाइम पीरियड है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, इसी टाइम पीरियड में जो है हिंदुइज्म जो हमारा धर्म है, इसमें भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए। इस टाइम पे जो है बहुत सारे लोगों ने जो है अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना स्टार्ट कर दी, और जो रॉयल्टी हुआ करती थी, राजा रानियाँ जो हुआ करते थे, उन्होंने टेम्पल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और जो ब्राह्मण हुआ करते थे, प्रीस्ट, उनकी जो है इम्पोर्टेंस जो है वो सोसाइटी में बढ़ती गई, और ये जो ब्राह्मण थे ये सोसाइटी में एज अ डोमिनेंट ग्रुप जो है उभरे। और ये जो ब्राह्मण हुआ करते थे, इनको जो है संस्कृत टेक्स्ट का बहुत नॉलेज हुआ करता था, जिसके कारण जो है इनको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिली, और इनकी जो सोसाइटी में डोमिनेंट पोजीशन थी, इसको कंसोलिडेट करने में इनकी हेल्प जो है इनके पैटर्न्स ने की, जो कि इनको फॉलो किया करते थे या सपोर्ट किया करते थे। और ये जो पैटर्न्स हुआ करते थे, ये वो न्यू रूलर्स हुआ करते थे जो कि खुद प्रेस्टीज की सर्च में रहते थे। साथ ही इस टाइम पे जो है एक नया आइडिया जो कि भक्ति का आइडिया था, उसकी भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। ये जो भक्ति का आइडिया था, इसमें जो है जो डिवोटी हुआ करते थे, वो किसी भी अपने लविंग डाइटी, जो कि उनकी पर्सनल लविंग डाइटी हुआ करते थे, जो उनके देवी देवता हुआ करते थे, जिनको वो प्यार करते थे, उनको जो है वो बिना किसी प्रीस्ट या इलेबोरेट रिचुअल्स के अलावा भी, बिना इनके भी वो अपने जो पर्सनल डाइटी तक पहुंच सकते थे। इसके साथ जो है नए नए रिलीजन जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में आने स्टार्ट हुए, और जो इस्लाम था वो 7th सेंचुरी में जो है मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स जो कि अरेबिया से आ रहे थे या फिर मिडल ईस्ट से जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में आ रहे थे, वो जो है अपने साथ इस्लाम को 7th सेंचुरी में लाए। और ये जो इस्लाम था, इनकी होली बुक जो है वो कुरान होती थी, अभी भी होती है। और जो है बहुत सारे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारे रूलर थे जो कि इस्लाम को मानते थे और उलेमा को मानते थे। उलेमा जो हैं वो लर्न थियोलॉजियंस और जूरिस्ट होते हैं, और हिंदुइज्म की तरह ही जो है इस्लाम को जो है इनके फॉलोअर्स जो हैं बहुत सारे तरीक़ों से जो है एक्सप्लेन करते हैं। इस्लाम में जो है शिया मुस्लिम होते हैं जो कि प्रोफेट मोहम्मद के सन इन लॉ अली को मानते हैं।
और जो उनको जो है वो अपना लेजिटिमेट लीडर मानते हैं। और इसमें जो है एक और कम्युनिटी है सुन्नी मुस्लिम्स, जो कि खलीफा की जो है अथॉरिटी को मानते हैं। इसके अलावा जो है इनके जो स्कूल्स ऑफ लॉ हैं उनमें और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इंडिया में जो है हनाफी और शाफी जैसे कंसेप्ट भी चलते हैं इनके। अब लास्ट में जो टॉपिक है वो है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। इसमें जो है टाइम यानी कि समय और इतिहास के कालखंडों के बारे में विचार किया गया है। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो टाइम को जस्ट ऐसे नहीं देखते हैं कि घंटे दिन या फिर साल बीत रहे हैं। वो टाइम को ऐसे देखते हैं कि टाइम के साथ साथ सोसाइटी में जो है कैसे कैसे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं, और टाइम के साथ साथ जो है आइडियाज़ कैसे चेंज हुए हैं, और कुछ आइडियाज़ और बिलीफ्स जो हैं वो टाइम के साथ साथ कैसे परसिस्टेंट मतलब सेम रहे हैं। और ये जो टाइम की स्टडी होती है ये इजी हो जाती है अगर हम पास्ट को जो है वो लार्ज सेगमेंट और पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी के मिड में जो है ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट्स या फिर 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और ये डिवीजन उन्होंने इस आइडिया के बेस पे दिया है कि जो उस टाइम पे रूलर्स हुआ करते थे उनका रिलीजन चेंज होना ही जो है हिस्ट्री में जो है एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज हुआ करता था। मतलब कि इनके अकॉर्डिंग जो है उस टाइम पे जो रूलर्स हुआ करते थे उनका रिलीजन चेंज होना ही एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल चेंज हुआ करता था। इसके अलावा जो है इनके अकॉर्डिंग उस टाइम पे सोसाइटी में कोई भी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस नहीं हुआ करते थे। लेकिन ये जो डिवीज़न इन्होंने दिया है इनको जो इसमें इन्होंने हमारे जो सब कॉन्टिनेंट की रिच डाइवर्सिटी है उसको इग्नोर किया हुआ है। इसी कारण जो है बहुत कम हिस्टोरियंस जो हैं इस डिवीज़न को फॉलो करते हैं, और ज़्यादातर हिस्टोरियंस जो हैं वो पास्ट को स्टडी करने के लिए या पास्ट के किसी भी एलिमेंट या मोमेंट को स्टडी करने के लिए जो है इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हैं। जो हिस्ट्री हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी उसमें हमने वाइड रेंज की अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन एंड विलेजेस, और अर्ली एम्पायर्स और किंगडम्स के बारे में पढ़ा था। और इस साल जो हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम जो है मेडिवल पीरियड को पढ़ेंगे, और इसमें जो है हम ये फाइंड आउट करेंगे कि पीजेंट सोसाइटीज़ कैसे स्प्रेड हुई, और जो रीजनल और इम्पेरियल स्टेट थे उनका राइज कैसे हुआ, और साथ ही ये सब कैसे पेस्टल और फॉरेस्ट पीपल की कोस्ट पर हुआ। और साथ ही हम जो है हिंदुइज्म और इस्लाम जैसे रिलीजन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में कैसे आई, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और इन हज़ारों सालों में जो है इंडियन हिस्ट्री में जो है बहुत सारे चेंजेस विटनेस किए हैं। जो 16th और 18th सेंचुरी थी वो 8th और 11th सेंचुरी से जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ करती थी। इसलिए जो है इस एंटायर पीरियड को जो है एक हिस्टोरिकल यूनिट के साथ स्टडी करना जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके साथ ही जो है हम मेडिवल पीरियड को जो है मॉडर्न पीरियड से कंपेयर करके देखते हैं। जो मॉडर्न पीरियड है उसमें जो है हम मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट को देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिवल पीरियड में ये सब नहीं हुआ करता था। ये जो कंपैरिजन है ये बिल्कुल गलत है। और इन हज़ारों सालों में जितने भी चेंजेस हुए हैं हमारी सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटीज़ में, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटीज़ थी वो इन हज़ारों सालों में इतनी चेंज हुई, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनकी इकोनॉमीज़ में, और ये इतनी प्रॉस्पेर हुई कि बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं इसको इनकी डेवलपमेंट और इनकी प्रोग्रेस को देख के जो है अट्रैक्ट हुई। जैसे जैसे हम इस बुक को पढ़ेंगे तो हम इस बुक में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं हिस्टोरिकल प्रोसेसेस जो वर्क में हैं उनके साइंस पर ध्यान देंगे। और इस बुक को जब हम पढ़ेंगे तो इसको जो हमने लास्ट ईयर में जो बुक पढ़ी थी क्लास 6 की हिस्ट्री की उससे कंपेयर करेंगे, और फिर हम ये देखते जाएंगे कि उस टाइम पे जो चीज़ें थी वो क्या अभी भी हो रही हैं, और इसके अलावा जो वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं उनसे भी हम इन चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।